हेलो, सो आज हम यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण को हिंदी में पर्यावरण कहते हैं और इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या इन्वायरमेंट। ठीक, सो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग टोटल 4 लेसन देख चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इस पर हम लोग 4 वीडियो देखे हैं। ठीक है, और चारों में लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 हम लोग देखे हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग इसमें 5वां लेक्चर देखेंगे। ठीक है, 5वां। ठीक, सो वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, हम लोग 5वां लेक्चर देखेंगे इसके बाद। ठीक, सो यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण। ठीक, यहाँ पर क्या दिया गया, पर्यावरण। अब उसके बाद क्या दिया गया है, सूक्ष्म जलवायु। सूक्ष्म जलवायु यानी माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, माइक्रो क्लाइमेट की बात करें तो उसको हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म जलवायु। अगर यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता तो हो जाता सूक्ष्म जीव। ठीक है, देखेंगे दिया गया है सूक्ष्म जलवायु। जलवायु की वह स्थिति है जो कि स्थानीय स्तर पर या छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, सूक्ष्म जलवायु साधारणतः उपस्थिति क्षेत्रीय जलवायु स्थितियों से विभिन्न होती है। ठीक, जैसे घने जंगलों में ठीक है, वृक्षों की पत्तियां जमीन पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को कम कर देती है। ठीक है, जिस कारण वायु के तापमान में भी परिवर्तन होता है। ठीक, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि जैसे जंगलों में घने वृक्ष होते हैं। ठीक है, घने जंगलों में वृक्षों की जो पत्तियां रहती हैं वो उन पर जब प्रकाश पड़ता है, ठीक है, उन पर प्रकाश जब पड़ता है तो पत्तियों से होकर गुजरता है, इसलिए प्रकाश की गति को पत्तियां बहुत धीमी कर देती हैं। ठीक है, जिस कारण वायु के तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक, वनों के अंदर दिन में वायु का तापमान बाहर के तापमान से कम रहता है। ठीक है, वनों में जो जंगल होते हैं उनके अंदर दिन में जो वायु हवा रहती है उसका तापमान रहता है और बाहर के तापमान से बहुत कम रहता है। ठीक है, साथ ही वनों के आंतरिक भाग में आर्द्रता की मात्रा रहती है। ठीक है, समीपीय ठीक है, समीपीय वन विहीन क्षेत्रों से अधिक होती है। ठीक, समीपीय वनविहीन क्षेत्रों से अधिक होती है। ठीक, अगला पैराग्राफ देखेंगे। ठीक है, देखेंगे हम लोग आवास तथा निकेत। ठीक है, आवास तथा निकेत, इसको इंग्लिश में बात करें तो कहता है, इंग्लिश में कहा जाता है हैबिटेट। ठीक है, हैबिटाट एंड निके, वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं। ठीक है, आवास उसे कहा जाता है, वह स्थान है आवास जहाँ पर जीव निवास करते हैं उसे आवास कहलाता है। ठीक है, वह आवास कहलाता है। ठीक है, आवास स्पष्ट भौतिक लक्षणों से युक्त होता है, अर्थात आवास उस स्थान को, ठीक है, आवास उस स्थान को इंगित करता है जहां संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है। ठीक, यहाँ पर दिया गया है जहां संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है। उदाहरण के रूप में है, जैसे उदाहरण के तौर पर वन आवास में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। विशेष की पर्यावरणीय स्थिति, ठीक है, पाए जाने वाले पौधों तथा प्राणियों को प्रभावित करते हुए कुछ विशिष्ट लक्षण दर्शाती है, जैसे लवणयुक्त मृदा। ठीक है, लवणयुक्त मृदा, मृदा को बात करें तो मृदा को पूरे स्पष्ट रूप से मिट्टी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, मिट्टी।
जिसको इंग्लिश में सॉइल कहते हैं, ठीक है, उसे मिट्टी कहते हैं, मृदा, ठीक है। लवण युक्त मृदा में उगने वाले पौधों में ऐसे कई विशेष लक्षण होते हैं जो सामान्य लवणहीन मृदा में उगने वाले पौधों में नहीं पाए जाते, ठीक। एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं। निकेत द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है, ठीक। किसी प्रजाति के परिस्थिति तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है। परिस्थिति तंत्र का क्या हिंदी इंग्लिश होगा? इकोसिस्टम। क्या? इकोसिस्टम, ठीक है। अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या सामाजिक रासायनिक कारकों की जरूरत है उन्हें सम्मिलित रूप, ठीक है, सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं, ठीक है। उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है, ठीक है। यानी कि हर एक जाति का, हर एक व्यक्ति का, हर एक जंतु जीव का अपना अपना एक निकेत होता है, यानी अपना अपना एक आवास घर होता है, ठीक। तथा कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती, ठीक है। जंतु की बात हो रही है यहाँ पर, ह्यूमन को मत जाइएगा। जंतुओं की बात हो रही है, जैसे कोई भी एक ही निकेत में, एक ही आवास में नहीं रह सकता। जिस घर में मान लीजिए बिल होल है, ठीक है, क्या है? होल, होल है, और इसमें कौन? चूहा रहता है। इसमें कौन? चूहा रहता है, तो इसमें सांप नहीं आ सकता, ठीक है। इसमें सांप नहीं आ सकता यदि इसमें चूहा रहता है तो, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पर बात है। एक जैसे एक प्रजाति रहती है तो एक ही प्रजाति रहेगी, चाहे चूहा रहता है तो चूहे की इसमें प्रजाति रहेगी, चींटी रहती है तो चींटी की, ठीक है। सांप रहता है तो सांप तो अकेले रहेगा, ठीक है, वो अकेले रहेगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है, यदि प्रजातियों को उनके प्रकृति आवास में संरक्षित करना है तो उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव की क्रियाकलाप, ठीक है, क्रियात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है, ठीक है। क्रियात्मक भूमिका उनके निकेत में ही संपन्न होती है, यानी कि हर एक चीज़ उनके निकेत में संपन्न होती है, रहती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे मानव पर्यावरण संबंध, ठीक है, तथा ब्रैकेट में दिया गया है इसमें प्राचीन काल से वर्तमान काल तक, ठीक है, प्राचीन काल से वर्तमान काल तक। इंग्लिश में बात करें तो दिया गया ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन एंड फ्रॉम एंशिएंट पीरियड टू प्रेजेंट, ठीक है, फ्रॉम एंशिएंट पीरियड टू प्रेजेंट। मनुष्य की प्रति, ठीक है, मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। वह जैविक संघटक के रूप में भौतिक मनुष्य की हैसियत को से तथा दूसरी तरफ सामाजिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिक मानव के रूप में पर्यावरण को प्रभावित करता है। चूँकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक के साथ प्रौद्योगिकी स्तर पर सर्वाधिक विकसित प्राणी है, अतः वह प्रकृति पर्यावरण के बड़े स्तर पर परिवर्तित कर अपने अनुकूल बनाने में भी समर्थ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये कहने का मतलब है इसका कि जो मनुष्य होता है, जो प्राणी होता है, वो अपने आप में बहुत अधिक संपन्न है, ठीक है, अपने आप में बहुत अधिक संपन्न है। प्राचीन काल से आज तक के ज़माने में बहुत ही अधिकतर संपन्न है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है प्रारंभ में आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की क्रियात्मकता में दो प्रकार की भूमिका होती थी, ठीक है, ग्राही तथा दाता, ठीक है, दो प्रकार की, कौन कौन सी? ग्राही तथा दाता। अर्थात मनुष्य भौतिक पर्यावरण में से अन्य जीवों को
ठीक है, समान संसाधन प्राप्त करता था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता था। ठीक, यथा फलों के बीजों को अनजाने में बिखेर कर इस प्रकार की संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य भौतिक पर्यावरण के अन्य कारकों के समान एकमात्र कारक तथा, ठीक है, परंतु उसके समाज तथा संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि, ठीक, उसकी बुद्धि, उसका कौशल तथा उसकी प्रौद्योगिकता, ठीक है, उसकी प्रौद्योगिक भी विकसित हो गई। ठीक है, एवं पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका तथा संबंध में उत्तरोत्तर परिवर्तन हो गया। ठीक है, परिवर्तन उसका होता गया। इस प्रकार मानव की प्रकृति पर्यावरण के साथ भूमिका जो प्रारंभ में पर्यावरण के कारक के रूप में थी, ठीक है, समय के साथ बदलती गई। यह पर्यावरण कारक से पर्यावरण के रूपांतरकर्ता यानी मॉडिफायर जिसे कहा जाता है तथा पर्यावरण की ठीक है, परिवर्तन करता यानी चेंजर, ठीक है, चेंज होता तो परिवर्तन करता है तो चेंजर, ठीक है, से पर्यावरण विन्यासकर्ता, ठीक है, जिसको डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, की हो गई। ठीक, इस तरह मानव की भूमिका प्रकृति के साथ बदलती चली गई। जो मानव प्रारंभ में प्रकृति का अंग तथा ठीक है, साझेदार था, वही आगे चलकर उसकी स्वामी बन बैठा। ठीक है, उसका स्वामी बन बैठा। मानव पर्यावरण के मध्यम बदलते संबंधों का मूल चरण, ठीक है, मूल कारण प्रौद्योगिकी ही है। ठीक है, प्रौद्योगिकी ही है, क्योंकि इसी ने प्रौद्योगिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान के औद्योगिक काल तक मानव पर्यावरण संबंधों के आमूलचूल परिवर्तन किया है। ठीक है, सत्य यह है कि प्रौद्योगिकी चाहे प्राचीन हो या नवीन, ठीक है, समय के साथ मानव पर्यावरण संबंधों में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य करती है। प्रकृति अपना पारिस्थितिक तंत्र, जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है, में बाह्य परिवर्तनों को आत्मसात, ठीक है, आत्मसात करने की क्षमता होती है, परंतु जब बाह्य परिवर्तन प्रकृति पर्यावरण की आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जाते हैं तो पर्यावरण अवनयन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जिसे कहा जाता है, ठीक है, भी प्रारंभ हो जाता है तथा दूरगामी प्रभाव वाली पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होने लगती हैं। वर्तमान प्रौद्योगिकी मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में किए गए परिवर्तन उसकी सहनशक्ति से नहीं अधिक हो जाती हैं, ठीक है, कहीं ज़्यादा अधिक हो जाती हैं। अतः कई विनाश पर्यावरणीय समस्या, ठीक है, समस्या मनुष्य की सबसे बड़ी हो गई हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों में, ठीक है, ऐतिहासिक परिवेश में पर्यावरण अध्ययन का महत्व अत्यधिक हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन द्वारा मानव के क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति पर्यावरण पर पड़ने वाले, ठीक है, कुप्रभावों को भली भांति उजागर, ठीक है, उजागर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे अगला पैराग्राफ देखेंगे। प्राचीन काल में मनुष्य तथा प्रकृति पर्यावरण के बीच संबंध काफ़ी संतुलित थे। ठीक है, संतुलित का मतलब है कोई अपना जो संतुलन होता है बनाए रखना, उसको संतुलित कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, लेकिन समय के साथ मनुष्य व्यवहार में परिवर्तन जो, ठीक है, उपभोक्तावाद को दर्शाता है,
ठीक है। इसी के कारण यह संबंध असंतुलित हो गया। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ प्रारंभिक मानव अब भौतिक मानव के रूप में बदल चुका है। ठीक है, ठीक। मानव अब पर्यावरण के का कारक एवं पालक ना होकर उसका विनाशक हो गया है। प्रकृति संसाधनों की सुलभता मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले भौतिक पर्यावरण के पक्षों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, पक्षों में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि जो मनुष्य होता है, पहले वह पौधा लगाता था। ठीक है, पहले वह पौधे लगाते थे और उसका उस पर फल उगते थे तो फल खाते थे और बीज को जमा देते थे, फिर वहाँ से एक भी पौधा निकलता था, पेड़ होते थे। ठीक, बट अब पौधे लगाने के बजाय उनको काटने में जुझे पड़े हैं। मनुष्य उनको पौधे लगाने के बजाय उन पर काटने में तुले हुए हैं कि कब इसको यहाँ पर काट कर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे काटेंगे, वहाँ से साफ करेंगे, फिर पेड़ पौधों को हटाएंगे वहाँ से। ठीक है, वहाँ पर होम बना सकते हैं। ठीक है, होटल बना सकते हैं एंड रेस्टोरेंट बना सकते हैं, कई बिल्डिंग बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कई ऐसे चीज़ें हैं, प्रोडक्शन हाउस बना सकते हैं, कई चीज़ें बना सकते हैं, बट यही सब करते हैं। ठीक है, यही सब करते हैं। पर्यावरण विज्ञान, ठीक है, शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ से पर्यावरण विज्ञान एवं परिस्थिति के नियमों द्वारा एवं सिद्धांत बिना अनुपालन किए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन एवं अनायोजित विकास निश्चित रूप से कई पर्यावरणीय तथा परिस्थिति की समस्याएं उत्पन्न करेगा। इस कारण मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। दिया गया है, अतः यह अत्यावश्यक हो गया है कि संपोषणीय पर्यावरण, संपोषणीय विकास, संपोषणीय अर्थव्यवस्था तथा संपोषणीय समाज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानव पर्यावरण संबंध को पुनः संतुलित किए जाएं। ठीक है, यानी कि जो मनुष्य पौधों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, अब उनको पौधों को नहीं काटना चाहिए और पौधों को लगाना चाहिए, पेड़ों को ना काटे और उनसे अपना गहरा संबंध बनाए जैसे पहले था। ठीक है, देखेंगे इस अवधारणा को बल देने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी जिसको यूएनओ कहा जाता है, ठीक है, द्वारा, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों को विकसित किया गया। ठीक है, यूएनएफसी, ठीक है, यूएनएफसीसीसी। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है यूएनएफसीसीसी की प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य को सभी देशों में सतत विकास के संदर्भ में परिभाषित किए जाने की जरूरत है। किंतु देखना यह है कि आखिर वे कौन कौन से कारण थे जिनसे संबंधों का ज़रूरत हो सके। ठीक है, वे कौन कौन से कारण हैं। ठीक, सो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी 6th लेक्चर में। ये हमारा 5th लेक्चर रहा और अगला 6th। ठीक है, देखेंगे इसको अगले वीडियो में। सो थैंक यू।